तो सबसे पहले ड्रैग फोर्स है। तो जिस तरह बाकी आप फ्रिक्शनल फोर्सेज देखते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेज देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह ड्रैग फोर्स भी जो है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि फ्लूइड ऑफर करता है किसी भी पार्टिकल को जो उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। फ्लूइड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ फ्लो कर सके, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, उसे आप फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड के अंदर जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो उस पार्टिकल को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड होती है, उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है, जो उस फ्लूइड की तरफ से ऑफर होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, जो ड्रैग फोर्स ऑफर होती है किसी भी स्फीयर को। ये जो फार्मूला दिया हुआ है 6 बाई ईटा आर वी, ये स्पेसिफिकली स्फीयर के लिए, दिस इज वैलिड फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यानी कोई स्फीयर है जो किसी फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो 6 बाई ईटा आर वी, और ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट होती है। यानी अगर कोई पार्टिकल राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो जो ड्रैग फोर्स इस करेगी वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है इस तरह, तो इस पे जो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी वो वर्टिकली अपवर्ड करेगी। यानी ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होती है अगेंस्ट मोशन। स्फीयर के अलावा अगर कोई आपके पास बॉडी है, तो फिर आप जो ड्रैग फोर्स फाइंड करते हैं वो 1/2 सी डी रो ए वी स्क्वायर। सी डी जो है ये ड्रैग कोफिशिएंट है, जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। इसके अलावा रो जो है ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसके अंदर को पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। ए जो है वो उस ऑब्जेक्ट का एरिया है, और वी जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। यानी जो फ्लूइड है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी अपनी ही जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी आप यूं कह लें कि फ्लूइड जब आप फ्लो करवा रहे होते हैं, तो वो जब फ्लो करता है तो उसकी अपनी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं जो उसको खुद को मूव करने के लिए अपोज कर रही हैं, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को, उस फ्रिक्शन को आप कहते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का ताल्लुक आप थिकनेस से भी कह सकते हैं, कि जितनी कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड थिक होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मतलब सिरप जो है, कोई भी आप सिरप यूज करते हैं वो हायर विस्कोसिटी का होता है देन वाटर। शहद, ये तो सभी जानते हैं, शहद जो है ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है कंपेयर टू वाटर या कोई लिक्विड है। इवन कि जो ब्लड है ये भी आपका वाटर से ज़्यादा विस्कस है। तो हनी जब आप फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं, तो हनी की अपनी ही जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप वाटर को फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी आसानी से फ्लो कर जाता है, क्योंकि वाटर के जो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम है। हम कहते हैं कि पानी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है, और हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। मरकरी भी ज़्यादा विस्कस है पानी से। विस्कोसिटी का जो यूनिट बनता है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है, और अगर आप इसको न्यूटन में लेके जाना चाहें तो फिर ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ये यूनिट लाजमी याद रखा करें, एक आध जो क्वेश्चन है वो यूनिट का आ जाता है। ये इंटेंसिटी का यूनिट आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया, विस्कोसिटी का यूनिट आ गया। इसके अलावा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है उसका यूनिट आ गया। ये यूनिट जो है ये लाजमी आप मेमोराइज किया करें। आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। आप कह सकते हैं कि जो फ्लूइड आइडियल है उसकी मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, और वो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करता है? विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसके अलावा मॉलिक्यूलर साइज पे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी जो आप फ्लूइड डिस्कस कर रहे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो किस किस्म का, उसके मतलब जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उस लिहाज से भी ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर मास पे और प्रेशर पे। अगर किसी फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सिमेट्रिक हैं, तो फिर विस्कोसिटी लोअर होगी। सिमेट्रिक में क्या आ जाता है, इस तरह स्फेरिकल हो गए, या कोई भी इस तरह की जो शेप है वो सिमेट्रिक में आती है, रैंडम शेप नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के। इसके अलावा लिक्विड के बारे में लिखा है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करते हैं तो उस लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होना शुरू हो जाती हैं, बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो फ्लूइड है वो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी वजह ये है कि क्योंकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, और जब आप उसको हीट अप करते हैं तो उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाती है, और मॉलिक्यूल जो है वो पहले से ज्यादा फास्ट एंड फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं, और आपस में उनकी जो कोलिजन का रेट है वो भी बढ़ जाता है, और इस तरीके से जो फ्लूइड की जो रेजिस्टिव फोर्सेज है वो बढ़ जाती है, तो लिहाजा विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी, जब आप, ये हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन दोबारा यहाँ पे जो टॉपिक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ताल्लुक है कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी फ्लूइड के अंदर, हम इसको डिस्कस करते हैं वर्टिकल मोशन के हिसाब से। यानी कोई बॉडी है उसको आपने वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवाया है, तो अब इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेज लग रही है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, और दूसरी इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमेशा एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है जो उस बॉडी को मोशन से स्टॉप करने की कोशिश करती है, और वो हमेशा मोशन के अगेंस्ट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, एफ डी। अब होता यह है कि स्टार्ट में ये जो ड्रैग फोर्स है ये कम होती है, और जो जो बॉडी की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, उस हिसाब से ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये वो वाली जो कंडीशन है, जो स्पीड है जिस पे ये ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को आप कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसके साथ फिर कोई भी बॉडी जो है वो मूव करता है।
इनिशियली जब आप किसी बॉडी को आप वर्टिकली ड्रॉप करते हैं तो वी आई उसकी जीरो होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है, और वो उस वक्त होती है जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। और उस वक्त फिर बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, और वो कराती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है जी कि जब दो फोर्सेज इक्वल हो गई हैं तो फिर बॉडी क्यों मूव कर रहा है, तो उसकी रीजन ये है कि इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में यही बताता है कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहता है कि हमेशा रेस्ट में रहे, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहूं। तो चूंकि अभी जो बॉडी थी वो तो पहले ही मूव कर रही थी, मूव करते करते एक कंडीशन आई थी जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो गई थी, तो लिहाजा इनर्शिया तो बॉडी के पास मौजूद था, तो इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। फ्लूइड की टाइप स्टेडी फ्लो। स्टडी, ये जो स्टडी का वर्ड है, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी उनका मीनिंग जहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाए किसी भी डिसिप्लिन में तो उसका मतलब वही होता है। तो स्टडी का वर्ड जिसके साथ भी आए जिसका मतलब होता है कांस्टेंट विद टाइम। तो चूंकि फ्लो की बात हो रही है, ऐसा फ्लो जो कांस्टेंट विद टाइम है, टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो उसको आप स्टडी फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन या लेमिनार या विस्कस फ्लो, तीन नाम है इसके। ये वो फ्लो होता है जो जिसमें लेयर जो है वो स्मूथली फ्लो करती हैं एक दूसरे के ऊपर। और इसके एग्जांपल्स आपके पास हैं, ऑयल फ्लो थ्रू अ थिन ट्यूब, ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, एंड स्मोक राइजिंग इन द स्ट्रेट पाथ। तो ये तीन एग्जांपल हैं जो आप कह सकते हैं कि लेमिनार फ्लो के एग्जांपल्स हैं, स्ट्रीमलाइन के एग्जांपल हैं, या विस्कस फ्लो के एग्जांपल्स हैं। तो इसका अपोजिट इसमें हमने देखा है कि जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है, रेगुलर होता है, लेकिन इसका उल्ट जब देखेंगे आपके फ्लो स्मूथ ना हो, इरेगुलर हो, उसे आप कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ध्यान स्टेबल होता है, और इसकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से एक्सीड कर जाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, किसी ट्यूब के अंदर, किसी पाइप के अंदर आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, तो वो वाली वेलोसिटी जिस पे आपका फ्लूइड स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है, उस जो एक्सट्रीम वाली वेलोसिटी है उसको कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी व्हेन अ फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड टर्न फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट फ्लो, दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी एक बॉर्डर आप कह सकते हैं, एक इंडिकेशन है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी की हद है जिसमें कोई फ्लूइड रहते हुए स्ट्रीम लाइन, लेमिनार या विस्कस के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही वो वेलोसिटी उससे बढ़ जाती है तो फिर आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट पे चला जाता है। तो वो जो एक्सट्रीम वेलोसिटी की हद है, आखिरी वेलोसिटी है, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। रिनॉल्ड नंबर ये आपको बताता है कि कोई फ्लूइड जो है वो स्ट्रीम लाइन में है या टर्बुलेंट में है। ये एक्चुअली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और ये दो चीज़ों की रेशियो है, एक इनर्शियल फोर्सेज टू दैट ऑफ विस्कस फोर्सेज। दो, चूंकि दोनों ही फोर्सेज हैं तो लिहाजा दोनों की जो रेशियो है वो आपको कोई यूनिट नहीं देंगी। और रिनॉल्ड नंबर कहाँ से कहाँ तक अगर इसकी रेंज हो तो ये इंडिकेट करता है कि लेमिनर फ्लो है, यानी 2000 से लेकर 3500, कुछ जगहों पे 4000 भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है 3500 की जगह 4000 भी हो सकता है, इस रेंज में रिनॉल्ड नंबर हो तो लेमिनर फ्लो होता है, और जब ये 3500 से एक्सीड कर जाता है रिनॉल्ड नंबर, या 4000 से बढ़ जाता है, तो फिर आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, उसकी तीन प्रॉपर्टी है। पहली, फ्लूइड आपका नॉन विस्कस होना चाहिए, और नॉन विस्कस फ्लूइड वो होता है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होती है बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। दूसरी कंडीशन है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो इनकम्प्रेसिबल वो होता है जिसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द फ्लूइड। तीसरा, फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए, और स्टेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि कांस्टेंट विद टाइम होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और इसका जो फार्मूला है वो है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है फ्लो रेट के बारे में। फ्लो रेट के बारे में ये जो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 लिखा है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं A B इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे के ले लिया है कि कोई कांस्टेंट के है, और ये जो आपका कांस्टेंट के है ये आपको शो करता है फ्लो रेट को। फ्लो रेट, कांस्टेंट के जो है ये फ्लो रेट को शो करता है। फ्लो रेट का मतलब है कि यूनिट एरिया से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक लिहाज से आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं। यानी जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे जो स्पीड होगी फ्लूइड की वो कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगी या स्पीड ऑफ फ्लूइड होगी वो ज़्यादा होगी। तो दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है आपस में, एरिया और वेलोसिटी। एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड जब ज़्यादा एरिया से पास करेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, और जब इस एरिया से फ्लूइड पास करेगा तो अब उसकी क्वांटिटी देखने में कम होगी, लेकिन चूंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो लिहाजा ओवरऑल फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ यही है कि एरिया बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जितना मैस फ्लो कर रहा है एक बड़े एरिया से उतना ही मैस जो है वो फ्लो कर रहा है छोटे एरिया से। फर्क सिर्फ स्पीड का आ जाता है, एरिया ज्यादा होगा स्पीड कम हो जाएगी, एरिया कम होगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो अक्सर इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने फार्मूला यही यूज करना होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एरिया ऑफ पाइप, अगर सर्कुलर पाइप दिया हुआ है, इस तरह सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है, तो आपने एरिया लगाना होता है पाई और वन का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई और टू का स्क्वायर V2। बाद का तो आपको डायमीटर दे देता है कि पाइप इतना डायमीटर है, तो आप रेडियस को डायमीटर में ले जाएं, और जो है वो डायमीटर के साथ इस तरह रिलेटेड होता है D/2। तो आप लिखेंगे पाई और वन का स्केयर है तो आप लिखेंगे D1 का स्केयर। अब नीचे टू का स्केयर 4 बनता है वो ना लिखें, उसकी रीजन ये कल भी मैंने बताया था कि कुछ चीजें कट जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी टू का स्केयर है तो यहाँ पे भी बनेगा D2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 और 4 दोनों तरफ से इन्होंने कट ही जाना है, और ये पाई भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पाई भी कट जाना है। ये आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ, जब आपने पेपर के अंदर इस तरह की चीजों को सॉल्व करना है तो बजाय इसके कि दूसरे या तीसरे स्टेप में आप काटें, आप इनको लिखें ही नहीं, क्योंकि ये पाई ने कटना है।
और इस तरह डायमीटर के नीचे जो 2 है वो स्क्वायर होकर 4 बनेगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो लिहाजा आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर लेना है, तो ये डी का स्क्वायर बाई 4 बनेगा। तो ये 4 दोनों साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, तो ये आप लिखें नहीं, आप सिंपली फार्मूला अप्लाई करते वक्त यूं लिख लें, डी वन का स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू डी टू का स्क्वायर और वी टू। ठीक है, अगर डायमीटर में दिया हुआ है, लेकिन अगर रेडियस में दिया हुआ है तो आप फिर लिखेंगे आर वन का स्क्वायर वी वन इज इक्वल टू आर टू का स्क्वायर वी टू। ठीक है, साथ पाई की जरूरत नहीं है, पाई दोनों तरफ से कट जाना है। अच्छा, अगर पाइप जो है वो रेक्टेंगुलर है तो फिर आपको एरिया का फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, यानी पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस तरह का है, यानी लेंथ और विड्थ है, तो फिर आपने एरिया जो फाइंड करना है वो एरिया का फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर जो कांस्टेंट के आ रहा है, इसकी जो यूनिट बनता है वो क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, यानी फ्लो रेट, क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, ये इसकी डायमेंशन बनती है। फ्लो रेट भी से आप कह सकते हैं, ये जो कांस्टेंट के है ये आपको क्या बताता है, फ्लो रेट के बारे में बताता है। बर्नौली इक्वेशन, जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी तरह बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स में चार पांच है, जैसे अभी हमने ये पढ़ी है, इसके अलावा आगे हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी तरह हम किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे, इसके अलावा लेंज़ लॉ को भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार पांच लॉ हैं जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। इसकी जो फॉर्म आपके पास, इसकी भी दो फॉर्म है, पी प्लस वन बाई टू रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट के, यहाँ पे भी मैंने कांस्टेंट को के ले लिया है। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल का पाइप हो, यानी इस तरह का पाइप हो, तो फिर इस साइड वाला जो प्रेशर है वो P1 हो जाएगा, इधर वाला जो प्रेशर है वो P2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो डेंसिटी तो चूंकि कांस्टेंट होती है, बर्नौली इक्वेशन में ये याद रखना है कि आपने आइडियल फ्लूइड लिया होगा, ये दोनों इस सॉरी बर्नौली इक्वेशन के अंदर ये लाजमी है कि आपने आइडियल फ्लूइड अज्यूम किया हुआ है, तो लिहाजा ये जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो इनकम्प्रेसिबल वही होता है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, तो लिहाजा वन बाई टू रो वी वन का स्क्वायर इधर, और इसके लिए आ जाएगा वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, रो जो है वो सेम रहेगा, ये नहीं कि इधर रो वन और रो टू। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह रो जो एच वन हाइट जो है इसकी एच वन है, दूसरी साइड पे एच टू होगा, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट के है ये हमें क्या बता रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो वो बता रहा था फ्लो रेट, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास चार टर्म्स हैं, एक पी है, एक है वन बाई टू रो वी स्क्वायर, और एक है रो जी एच, और एक है कांस्टेंट के। तो ये जो चारों टर्म्स हैं ये चारों की चारों रिप्रेजेंट करती हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये जो हम तो प्रेशर पढ़ते हैं, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, यही आपकी असाइनमेंट आपने प्रूव करना है कि जो प्रेशर है इसकी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आती है। ये बस सिर्फ आपने अरेंजमेंट करनी है, थोड़ी बहुत यूनिट को आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपके पास एनर्जी का यूनिट बनेगा। एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है, तो जूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपने ये बनाना है कि प्रेशर पी जो है इसकी डायमेंशन जूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नीचे क्यूबिक मीटर आना चाहिए। वैसे तो हमें पता है जो प्रेशर होता है वो पास्कल होता है, उसका यूनिट पी ए, या आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी सेटिंग करनी है आपने, कुछ चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और जूल डिवाइडेड बाई क्यूबिक मीटर बना देना, और इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सारी टर्म्स हैं ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तभी तो इसका जो लॉ नाम है वो भी यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी टर्म्स एनर्जी की हैं। पहली टर्म जो है वो आपकी प्रेशर एनर्जी है, दूसरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तीसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये असाइनमेंट आपको दी है, करते तो आप पहले भी कोई नहीं है, तो ये भी देख लीजिएगा कि करनी है या नहीं करनी। एक दो कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ी स्ट्रेस लेते हैं, करते हैं, बाद में भेज देते हैं मुझे पर्सनली, बाकी जो है वो कहते हैं चले ठीक है गुजारा चल रहा है। लेकिन याद रखें कि जब इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं तो आप कभी भी खुद से सीख नहीं सकते, फिर आप रटी रटाई चीज़ें ही आप उन्हीं को आप लेके आगे चल सकते हैं। खुद से काम करने की जो एबिलिटी होती है वो बंदे की सामने नहीं आती। ठीक है, ये असाइनमेंट छोटी छोटी देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा बहुत आप खुद को एक्सप्लोर करें कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है, ऐसा कर किया जा सकता है। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जब बंदा अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। एनीवेज, आगे मूव करते हैं। ये पॉइंट याद रखना जी आपने कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइन आपस में क्लोजर होंगी वहां पे फ्लो की जो स्पीड है वो फास्टर होगी और प्रेशर जो है वो लो होगा, और इसका उल्टा करने के जहाँ पे स्ट्रीम लाइन फार अपार्ट होंगी वहां पे जो स्पीड है वो लो होगी और प्रेशर जो है वहां पे हाई होगा। ये भी अक्सर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अमूमन ये पूछा जाता है कि जहाँ पे स्पीड फास्टर है वहां पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, यानी स्पीड और प्रेशर का पूछा जाता है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर लो होता है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, हम जो है वो स्पीड के साथ जो है वो प्रेशर का हमने ताल्लुक बनाया होता है। हम समझते हैं कि ये पाइप की अमूमन हम मिसाल देते हैं बच्चों को, वो गलत मिसाल हम देते हैं। हम कहते हैं कि जी पाइप बड़ा है तो उसका जो प्रेशर है वो कम होगा, और पाइप का डायमीटर छोटा है तो उससे निकलने वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। वो जिसको आप प्रेशर कह रहे होते हैं एक्चुअली वो स्पीड ऑफ फ्लक्स होती है, वो फ्लो की फ्लूइड की स्पीड होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर होता है, प्रेशर आपने जो लेना है वो लेना है बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ये जो आप फ्लूइड सामने निकल के आ रहा होता है ये प्रेशर नहीं होता, ये स्पीड होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1V1, ठीक है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एरिया ज्यादा होगा तो ये स्पीड कम होगी, ये जो निकल रहा है। इसे हम जो है वो अपनी देसी जुबान में हम समझते हैं ये प्रेशर है। प्रेशर एक्चुअली जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ये यानी कि जो फ्लूइड मूव कर रहा है इसकी ये जो लेयर्स हैं इनके दरमियान प्रेशर होता है, जो कि मतलब एक माइक्रोस्कोपिकली क्वांटिटी आपको आप उसको फील नहीं कर सकते। ठीक है, फील जो आप कर रहे हैं वो आप वेलोसिटी कर रहे हैं। पाइप अगर आप छोटे डायमीटर का लेते हैं तो आप जो चीज फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो स्पीड आप फील कर रहे हैं। स्पीड बढ़ जाती है डायमीटर अगर छोटा हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाए किसी पाइप का, तो उससे निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाती है। लेकिन
जो उसकी लेयर के अंदर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर वो नहीं है जो हम देखते हैं कि पाइप से फ्लूइड जो है वो बड़ी स्पीड के साथ निकल रहा है, वो स्पीड और चीज़ है, प्रेशर जो है वो और चीज़ है। बर्नौली क्वेश्चन की एप्लीकेशन क्या है? जो एयरक्राफ्ट लिफ्ट करता है, एरोप्लेन जो लिफ्ट करता है, उसमें भी बर्नौली क्वेश्चन का रोल होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, उसके जो नीचे नीचे वाला हिस्सा होता है, बिलो द विंग, वहाँ पे स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर फार अपार्ट होती है। तो ये अभी हमने ऊपर लाइन पढ़ी है कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइन फार अपार्ट हो, वहाँ पे फ्लो स्पीड लो होती है और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो लिहाजा जो विंग है, ये विंग है, तो इसके नीचे जो स्ट्रीम लाइन है वो आपस में फार अपार्ट है, दूर दूर है, तो स्पीड यहाँ पे इसकी लो हो जाएगी और प्रेशर हाई हो जाएगा। तो नीचे से एक हाई प्रेशर विंग को मिल रहा है और ऊपर जो है वो स्ट्रीम लाइन क्लोज होती है और स्पीड जो है वो ज्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। तो लिहाजा नीचे से एक एक्स्ट्रा पुश मिलती है एरोप्लेन को, जिससे वो लिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा दूसरा स्विंग ऑफ बॉल इन एयर। ये क्रिकेट खेलते हुए जिनको शौक है वो देखते हैं कि बॉलर जो है वो हवा में बॉल को स्पिन करवाता है और वो बॉल जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेता है अनएक्सपेक्टेडली, और जो बैट्समैन होता है वो धोखा खा जाता है और इस तरह वो आउट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी एक बॉल की जो एक रफ सर्फेस होती है, एक साइड पे उसकी रफ सर्फेस होती है, एक साइड पे उसकी शाइनी सर्फेस होती है। तो जहाँ पे शाइनी सर्फेस होता है वहाँ पे स्ट्रीम लाइन क्लोजर होती है और स्पीड उसकी स्ट्रीम लाइन जो एयर की स्ट्रीम लाइन है वो स्पीड उनकी ज्यादा होती है और प्रेशर उस साइड पे कम होता है। लिहाजा दूसरी साइड से ज्यादा प्रेशर लगता है और बॉल जो है वो अपना जो रुख है वो चेंज कर लेता है, अपना ट्रैक चेंज कर लेता है और बैट्समैन धोखा खा जाता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट। लेकिन ये मैग्नस इफेक्ट जो है ये किसकी एप्लीकेशन है? ये बर्नौली क्वेश्चन की एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम। ठीक है, वेंचुरीमीटर जो है इसमें भी स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं वेंचुरीमीटर, और ये भी बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वेंचुरीमीटर का पूछा जाता है कि ये किस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो फ्लो रेट या स्पीड ऑफ फ्लूइड। टोरिसेली थ्योरम, टोरिसेली थ्योरम उस वक्त यूज होता है जब आपके पास कोई कंटेनर इस शेप का है और ये उसकी हाइट जो है वो H1 है, और यहाँ से नीचे आपने एक छोटा सा होल रखा हुआ है, ओरिफिस ओरिफिस रखी हुई है जहाँ से जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ निकल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताती है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे जो स्पीड है, फ्लक्स की स्पीड या फ्लूइड की स्पीड वो ज़्यादा होगी। तो इससे ऊपर वाली जो हाइट है वो H2 है, सॉरी, इससे नीचे ये वाली हाइट जो है वो H1 है। H1 वो है और ये H2 है, ये H2 है। ये ऊपर जो आप हाइट बच गई ये आप कह सकते हैं H1 माइनस H2 है। ये जो स्पीड है, जो फ्लूइड आउट हो रहा है इस छोटे से होल से, छोटे से ओरिफिस से, इसको आपने वी कहा है। ये जो फार्मूला लिखा है वी, ये इसी का, इसी ओरिफिस से, इसी छोटे होल से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड है। इसका फार्मूला है रो इज सॉरी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g H1 माइनस H2, यानी कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स फ्रॉम अ ओरिफिस। ये डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे और डिफरेंस ऑफ हाइट, कि आपने हाइट कितनी ली हुई है ओरिफिस, यानी टोटल हाइट जो इस कंटेनर की है वो H1 है, और ओरिफिस जो बनाई गई है वो हाइट H2 पे बनाई गई है, कंटेनर की बॉटम से यहाँ तक का जो हाइट है वो H2 है। और हमारा जो कंसर्न है फार्मूले के अंदर वो है ओरिफिस से ऊपर कितनी हाइट बाकी बच गई है, ये H1 माइनस H2 है। तो जितना ज्यादा यहाँ से आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों हाइट्स का, इन दोनों हाइट्स का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा H1 माइनस H2 उतनी ज्यादा स्पीड होगी। और वैसे आप इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं कि अगर यही ओरिफिस आप यहाँ बनाने की बजाय आप यहाँ बना दें तो स्पीड ऑफ फ्लक्स बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जितना बॉटम पे होता है उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, तो यहाँ से जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो बढ़ जाएगी। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, हम ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं कि 80 mm ऑफ मर्करी। ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, लो प्रेशर जिसे कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो हाई प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लेकिन ये एक्चुअल प्रेशर नहीं है, ये ब्लड का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो हमारा एक्चुअल ब्लड प्रेशर होता है वो 80 और 120 नहीं होता, बल्कि वो होता है 80 की बजाय आपका होता है 840 mm, और दूसरा जो है वो आपका होता है 880 mm। ये 880 बनता है या 980 बनता है, ऐड करके चेक करें। 760, ठीक है, 880। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर एक्चुअल ब्लड प्रेशर होता है वो ये होता है, यानी लो ब्लड प्रेशर 80 नहीं होता एक्चुअल, बल्कि 840 होता है। और जो हाई सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 नहीं होता, बल्कि 880 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और डिफरेंस जो हम लेते हैं यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारी जो कैपिलरीज के अंदर, वीन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर होता है, उन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 80 mm ऑफ मर्करी और 120 mm ऑफ मर्करी। और ये इतना प्रेशर होने के बावजूद हमारी जो वीन्स हैं वो क्यों नहीं फटती? अगर तो प्रेशर बैलेंस हो रहा होता तो फिर तो समझने वाली बात बात है कि चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर से ब्लड प्रेशर आपस में बैलेंस हो गया। तो लेकिन ये डिपेंड करती है हमारी जो वीन्स की आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन एक खास ब्लड प्रेशर से हमारा जब प्रेशर हाई भी हो जाता है तो फिर हमारी वीन्स फट भी जाती हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। ज़ाहिर है एक खास हद तक हमारी वीन्स के अंदर लचक होती है, उससे ज़्यादा जब प्रेशर होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये याद रखना है कि ये एक्चुअली जो 80 और 120 का प्रेशर आप लेते हैं, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्चुअल प्रेशर है, या इसे गेज प्रेशर भी कहा जाता है। ये कुछ मैंने यूनिट लिखे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो यूज होते हैं, देख लीजिएगा। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर पास्कल इक्वल होते हैं, बार और पास्कल का रिलेशनशिप, टॉर और mm ऑफ मर्करी आपस में इक्वल होते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और ये क्यों बॉयल होता है, ये इसलिए बॉयल होता है क्योंकि जो लिक्विड उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। ये हमेशा याद रखें, हमेशा कोई भी लिक्विड उसको बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो फिर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारे अपने हाथ में, हम चाहे तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाकर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा लें या एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर लें, तभी तो पहाड़ों के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है और आपका लिक्विड जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि कम होता है तो पानी या कोई लिक्विड जो है वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और आखिरी पॉइंट, हाई एल्टीट्यूड पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लिहाजा हमारा जो ब्लड प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर जो 80 120 है जो कि यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, वही हाई प्रेशर पे हाई अल्टीट्यूड पे जाके बैलेंस नहीं हो पाता क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। लिहाजा अब हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा फील होगा हमारी वेन्स को और आर्टरीज को, क्योंकि बैलेंस करने वाला जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम हो चुका है। तो लिहाजा हमें ऐसा फील होगा, बल्कि फील नहीं होगा, हकीकत में भी नोज और ईयर से ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से बैलेंस कर रहा था हमारे ब्लड प्रेशर को वो अब कम हो चुका है। तो लिहाजा अब हमारी जो वीन्स हैं और आर्टरीज हैं उन्हें वो नॉर्मल माहौल नहीं मिल रहा जो कि यहाँ जमीन पे मिल रहा है, और हमारा ब्लड आसानी के साथ एक स्मूथ वे में सर्कुलेट कर हमारी बॉडी में। तो हाई अल्टीट्यूड पे जाके हमें ऐसे लगेगा कि हमारी जो वीन्स हैं उनमें से ब्लड बाहर आ रहा है, और वो स्पेसिफिकली नोज और ईयर में से ऐसा फील होता है ब्लड प्रेशर बाहर। इसलिए वो साथ गैस के सिलेंडर ले जाते हैं ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे। ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन भी इधर ऊपर थोड़ी मिकदार से कम हो जाती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डील करना होता है, वो बैलेंस करना होता है। हर एल्टीट्यूड पे चीज बॉयल होने में टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा क्यों लगेगा, जब वो आसानी से बॉयल हो रहा है तो टाइम तो कम लगेगा। एक चीज जल्दी बॉयल हो रही है तो टाइम तो कम लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, यानी वही पानी जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, वही पानी माउंट एवरेस्ट पे आप ले जाएं तो हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होना शुरू हो जाए। प्रेशर लो होने की रीज़न तो बड़ी आसान सी रीज़न है। आप अपने आप को एक टैंक में समझने खड़ा किया, आपने यूँ समझने कि आप ये एक टैंक में हैं, तो आप जरा मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर आप यहाँ लेट जाएं यहाँ पे तो आप पे पानी का प्रेशर ज़्यादा लगेगा, या आप अपने आप को यहाँ पे ले आए यानी पॉइंट बी पे ले आए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जरा जल्दी जल्दी बताइएगा किस पॉइंट पे आपको प्रेशर ज़्यादा फील होगा, टैंक के बॉटम में या ये पॉइंट बी पे। तो बिल्कुल ऐसे ही आप हवा के समंदर के अंदर हैं। तो जब जमीन पे रहने का मतलब है कि आप बॉटम पे हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो इसका मतलब आप हवा के समंदर में ऊपर उठ गए और आप पे प्रेशर कम लग रहा है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा पॉइंट।